हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे द हिंदू डिस्कशन की फॉर जुलाई 13। तो 13 जुलाई के लिए हमारे सामने जो मुख्य खबरें हैं अब उसको लेंगे आज। और ये है आज का फ्रंट पेज का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने है 13 जुलाई का, जिसमें चाइनीज़ मोबिलाइजेशन की बात है, कुछ न्यूज़ पॉलिटिकल है, कुछ क्रिमिनल नेक्सस उत्तर प्रदेश का है, कुछ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं नेट ग्रिड के, और बाकी भी पेजेस में जो खास खबरें हैं उनको हमने आज डिस्कस करना है। उससे पहले हमारे पास एक सूची है, हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास कौन कौन सी खास खबरें हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो पहली न्यूज़ है वो है अबाउट द चाइनीज़ मोबिलाइजेशन ऑर्डर। तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दरअसल उनके ऑर्डर पर ही जो कुछ हुआ है गलवान घाटी पर, इस न्यूज़ के अनुसार वो सब प्लान था, बहुत सुनियोजित था, जिसके अंतर्गत ये सब किया गया है। हम इसकी बात करेंगे। और ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आईआर आता है, और ये हिंदू के प्रथम पेज पे आपको मिल जाएगी। अगली जो खबर हमारे सामने है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों से। और यहाँ पर दरअसल हम बात करेंगे नेट ग्रिड के बारे में, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो हम देखेंगे कि नेट ग्रिड और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के बीच एक एमओयू हुआ है। तो वो पुलिस स्टेशन के एफआईआर्स का डेटा एक्सेस करेंगे। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर 3 में, जहाँ पे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा आता है। तीसरी खबर हमारे पास दरअसल एक आर्टिकल है, राइट, कि जहाँ पर अर्बन हेल्थ केयर पे फोकस है, जहाँ पे कहा गया है कि स्मार्ट सिटी पे हमने फोकस तो किया था, किंतु फोकस होना चाहिए था अर्बन हेल्थ केयर पर। तो ये जो पूरा आर्टिकल है दरअसल पेपर 2 पब्लिक पॉलिसी और पेपर 3 इकोनॉमी दोनों से लिंक्ड है। तो यहाँ पर दोनों की बातें हम करेंगे। चौथी खबर दरअसल म्यूजियम टू मॉस्क है। टर्की के हेगिया सोफिया म्यूजियम को अभी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, हमने कल इसकी बात की थी। तो आज भी हम देखेंगे, एक छोटा सा एडिटोरियल है इसके बारे में, जो पेपर 3 आईआर और करंट अफेयर्स में कलेक्टिवली काम आएगा, और ये दोनों हिंदू के पेज नंबर 6 पे आपको मिलेगा। और एक और न्यूज़ है कि चाइना ईरान के बीच में जो मिलिट्री पार्टनरशिप है वो बढ़ी है, एक एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इंडिया ईरान रिलेशन कहाँ जा रहा है। यूएस ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, उसके बाद भी चाइना ईरान की सहायता करता हुआ यूएस के सारे सैंक्शन को नकार रहा है। तो ये दरअसल पेपर 2 और आईआर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हिंदू के पेज 14 पर हमें मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर, जो है एक्चुअली चाइना से आ रही है, चाइनाज मोबिलाइजेशन ऑर्डर, राइट। तो इस पूरी न्यूज़ का जो सार है मैंने अलग पेज पे लिखा है, फिर भी आपको भी एक इस न्यूज़ के बारे में बता दूं कि यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है कि चाइना का जो मूव था गलवान वैली में, राइट, या फिर पैंगोंग लेक में, वो ऐसा अनुमान है कि काफ़ी महीनों से प्लान किया गया था, राइट। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऑर्डर के अनुसार एक प्लानिंग के तहत वो किया गया था, राइट। और चाइना दरअसल, जो चाइनीज़ आर्मी है, वो लगातार बॉर्डर पर अपना प्रेजेंस मजबूत कर रही है। जो एरिया प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है उनको कैप्चर कर रही है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए एलएसी का जो एग्रीमेंट था उसको वायलेट कर रही है। अगर हम गलवान घाटी के अलावा की बात करें तो दरअसल पैंगोंग लेक में भी हम जरा डिस्कस करते हैं इसको विस्तार से, कि दरअसल जैसा मैंने कहा कि मई में, दरअसल 5-8 मई के आसपास जो गलवान घाटी और पैंगोंग लेक में जो तनाव शुरू हुआ, राइट, उस पूरे प्रोसेस में जो पूरा टेंशन है वो चीन की एक चाल है, जिसके लिए प्लानिंग काफ़ी महीनों से बनाई गई थी, ये हमने अभी सुना, राइट। अब वो ये है कि भारत के कड़े रुख के बाद चाइना ने अपने सोल्जर्स को वहाँ से हटाया है। अब ज़रा पैंगोंग लेक की बात करते हैं। देखिए, ये पैंगोंग लेक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि, और हमें पता है कि इस लेक के दोनों तरफ काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो उनसे लोकेशन का पता लगता है कि कौन सी आर्मी किस क्षेत्र में अपना कैंप लगाएगी, वो किसके हाथ में रहेगा। तो दरअसल लीगली तो
आप देखें कि ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये सारे पहाड़ के सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनके आधार पे इनको फिंगर्स का नाम दिया गया है, अंगुलियों का नाम दिया गया है, राइट। जैसे ये फिंगर 3 है, राइट, ये फिंगर 4 है, और ये फिंगर 5 है, और ये फिंगर 6 है, इस प्रकार से। तो लीगली भारत का जो कंट्रोल है, राइट, वो फिंगर 8 तक है। लेकिन कंट्रोल एक तो लीगली है, किंतु दूसरा हम किस हद तक यहाँ पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो भारत की पेट्रोलिंग बहुत ही सुगमता से केवल 2 से 3 फिंगर तक होती है, राइट, और होती आई है, जिस कारण से चीनियों ने अपने मोटरेबल रोड के माध्यम से रोड का निर्माण किया, बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन किया। एज अ रिजल्ट उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया है और अभी प्रेजेंट वो फिंगर 5 तक आ चुके हैं, जो कि इलीगल है, दोनों देशों के एग्रीमेंट के विरुद्ध जाता है। इसी बात पर सारा तनाव है, राइट। भारत के कड़े रुख के बाद में दरअसल चीनी तो 3 से 4 के बीच में भी आ गए थे, लेकिन भारत के कड़े रुख के बाद में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है और अभी वो फिंगर 5 पे हैं। बट हमारी कोशिश रहेगी कि उनको फिंगर 8 के बाहर किया जाए, तब जाकर एक्चुअल में LAC एग्रीमेंट का सम्मान होगा। जैसा मैंने कहा कि चीन ने फिंगर 4 जहाँ तक वो पहुँच गया था वहाँ पे अपना प्रेजेंस को कम किया है, राइट। लेकिन अभी भी जो फिंगर 8 तक हमारा दावा है उस लाइन से काफ़ी अंदर है, जो फिंगर 5 तक वो पहुँच चुका है। और इसीलिए चाइनीज़ के इस प्लान से हम वाकिफ़ हैं। हम अभी बाहर निकलते भी हैं तो हम चाइनीज़, मान लीजिए अभी डी एस्केलेशन हुआ भी है, उसके बाद भी इंडिया इज़ वेरी मच अवेयर कि चाइना पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ट्रस्ट किया हमने एक बार तो दोबारा भी समस्या आ सकती है, दोबारा भी तनाव बढ़ सकता है, राइट। इसके साथ ही साथ देखो 2 मुद्दे यहाँ पे हो गए, गलवान घाटी का भी हो गया और पैंगोंग लेक का भी हो गया। तीसरा जो मुद्दा ये है कि आमतौर पे एग्रीमेंट था LAC का 1993 में, और उसके बाद भी हमने काफ़ी बार बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे साइन किया है, जो दोनों देशों के बीच में हुआ है, जिसमें कहा गया था कि जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है, उसके दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर पर हैवी आर्टिलरी, हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगी। उससे टेंशन कम रहेगा। अगर बॉर्डर पर या किसी भी ऐसे अग्रीड लाइन पर दोनों पार्टीज हैवी आर्म्स का इस्तेमाल करेंगी, डिस्प्ले करेंगी, तो टेंशन बढ़ने की संभावना है। किंतु चाइना ने इसको भी तोड़ा है और खबरें आ रही हैं कि चाइना के राष्ट्रपति ने एक नया ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया जिसका नाम था ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर, TMO, राइट। और इससे क्या होगा कि जो रियल कॉम्बैट सिचुएशंस है, मतलब जो बॉर्डर या LAC पर जो प्रेजेंस है वहीं पर अब चाइनीज ट्रेनिंग करेंगे। एज अ रिजल्ट चीनी का जो उपस्थिति है वहाँ पे बढ़ गई है, जिससे भी टेंशन हमारा बढ़ गया है। तो ये था चाइना का न्यू मोबिलाइजेशन ऑर्डर, राइट, और किस प्रकार से उन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये सारी कहानी की है, जिसको हमने इस आर्टिकल के थ्रू देखा है। अगली जो खबर हमारे पास में है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है नेट ग्रिड के बारे में, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो ग्रिड का मतलब एक तरह का नेटवर्क समझ लीजिए आप, तो नेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात हो रही है। तो कहानी कुछ ऐसी है इसकी कि जो नेट ग्रिड है उसका कंसेप्ट फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2009 में, जब 2008 में मुंबई पे हमले हुए थे। तो ये उद्देश्य था कि जितने भी देश में मान लीजिए टैक्स के रिकॉर्ड हैं, बैंक के रिकॉर्ड्स हैं, पासपोर्ट के रिकॉर्ड हैं, या अलग अलग 21 संस्थाओं के जो रिकॉर्ड हैं, उनको लेकर एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जो देश की प्रमुख 10 एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CBI है। उससे होगा क्या कि मान लीजिए कोई अपराधी है, मान लीजिए अभी विकास दुबे की हमने कल भी बात की थी, तो कौन सा व्यक्ति किस रूट से ट्रैवल करता है, दुबई कितनी बार गया, पाकिस्तान कितनी बार गया, या किसी और जगह ब्लैक मनी पार की है, तो इन सब के बारे में जानकारी निकालना आसान रहेगा। बिकॉज टैक्स रिकॉर्ड से, फ्लाइट के रिकॉर्ड से, बैंक के रिपोर्ट से, पासपोर्ट आदि के रिकॉर्ड से उसकी पहचान करना भी आसान रहेगा। तो इस कंसेप्ट से नेट ग्रिड का कंसेप्ट लिया गया था 2009 में, उसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ाया है। तो अब दरअसल हुआ ये है कि जो नेट ग्रिड है, उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, MOU साइन किया है, जिसके तहत क्या होगा कि जो भी डेटाबेस है पुलिस का, राइट, जो NCRB को प्राप्त होता है कि देश में कितने FIRs दर्ज हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं,
ये डेटा जो पुलिस का है वो मिल जाता है, वो जमा होता है एनसीआरबी में। अब एनसीआरबी इस डेटा को नेटग्रिड से साझा करेगा। ये पहली खबर है कि नेटग्रिड के पास करीब 14,000 पुलिस थानों के एफआईआर, चोरी हुई गाड़ियों का डेटा रहेगा, जिसे नेटग्रिड उन गाड़ियों को ट्रेस कर पाएगा, उन चोरों अपराधियों को भी ट्रेस कर पाएगा। यह है पहले पेज की खबर। आप देख सकते हैं कि इसी न्यूज़ में कहा गया कि पेज 8 और 9 पर आगे की बात है। अब हम इस पेज के 8-9 के इस न्यूज़ पर आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा ग्रिड होगा जो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा इन सभी चीज़ों के लिए, जिसमें इमिग्रेशन, एंट्री, एग्जिट, बैंकिंग, टेलीफोन, सभी की जानकारियां प्राप्त होंगी। और दरअसल क्या है कि इस प्रकार से 14,000 पुलिस थानों का डेटा नेटग्रिड को प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे खबरें हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसी आर्टिकल में दरअसल कहा गया है कि क्या ये केंद्र राज्य के संबंधों को खराब नहीं करता, क्या ये संघवाद का विरोध नहीं करता, क्योंकि नेटग्रिड एक केंद्रीय एजेंसी है, जबकि स्टेट पुलिस स्टेशन स्टेट के कंट्रोल में आती हैं। तो स्टेट के डेटा डिटेल्स केंद्र के पास पहुंचेंगे तो क्या इससे कोई केंद्र राज्य के ऊपर अतिक्रमण तो नहीं करेगा। किंतु ऐसी खबरों को खारिज किया गया है, क्योंकि वैसे भी जो स्टेट के एफआईआर है, मान लीजिए कोई एफआईआर किसी स्टेट का है, वो बाकी राज्य भी उसको मंगवाते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाता है। एग्जैक्टली, इसीलिए नेटग्रिड जो है दरअसल सुरक्षा बढ़ाएगा और लोगों जो संदिग्ध हैं उनके डेटा को ट्रेस करना आसान रहेगा, उनके मूवमेंट्स को ट्रेस करना आसान रहेगा। इन सभी कारणों से नेटग्रिड जो है, अगर इसे मजबूत किया जाए, वैसे भी हम जानते हैं कि पुलिस स्टेशन भी दे हैव बिकम ऑनलाइन, इस प्रकार से अपराध का संज्ञान लेना, उसका ट्रेसिंग करना आसान रहेगा और करीब 10 एजेंसियों के साथ में डेटा शेयर होगा जो 21 संस्थाओं से को प्राप्त होगा, जैसे टैक्स रिकॉर्ड आदि है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेट रहेगा। तो एक एजेंसी जिसके पास डेटा पहुंचा है नेटग्रिड से, वो उस डेटा को किसी और को नहीं दे पाएगी। मतलब मान लीजिए नेटग्रिड ने डेटा शेयर किया है आईबी के साथ में, तो आईबी ही इस्तेमाल कर पाएगी, वो किसी और को शेयर नहीं कर पाएगी। और किस किस के साथ डेटा शेयर हुआ है ये उनको पता नहीं लगेगा। मतलब एक्स का इन्फॉर्मेशन वाई को नहीं मिलेगा, वाई का इन्फॉर्मेशन एक्स को नहीं मिलेगा। तो सभी अपने अपने हिसाब से डेटा मंगवा कर उस पर छानबीन कर सकते हैं। तो ये अगली खबर हमारे सामने है। तीसरा हमारे पास जो एडिटोरियल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर 2 में, पेपर 3 में, स्पेशली पेपर 3 में जहाँ सौर ऊर्जा की बात आती है। तो दरअसल प्रधानमंत्री ने अभी पिछले वीक रेवा मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट के फोटो वोल्टेक परियोजना का उद्घाटन किया है। मतलब 750 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन रेवा में किया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि इस प्रकार की हरित शक्ति, मतलब सोलर पावर का जो हमारा पूरा बूस्ट है, उसको एक नया वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। हालांकि इस पूरे आर्टिकल में कहा गया, अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को मैंने यहाँ पर लिखा है, वो ये है कि वैसे तो भारत के पास अभी सोलर पावर में 35 गीगावाट की उपलब्ध ऊर्जा का स्रोत है, राइट। और जिस रेट से हम जा रहे हैं, उस रेट से 2024 तक हम 50 गीगावाट क्षमता का अनुमान लगा रहे हैं कि भारत में सौर ऊर्जा इतना हो जाएगा। किंतु फिर भी हम, इसी आर्टिकल में कहा गया कि हम अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। हमें पेरिस जलवायु समझौते के हमने वादे किए थे 2017 में, इनफैक्ट 15 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, राइट। और कहा गया था 2022 तक भारत में करीब 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का रहेगा। तो टारगेट हमारा 2022 तक 100 गीगावाट था, किंतु अभी हम देखें तो हम 2024 तक केवल 50 गीगावाट का अनुमान लगा सकते हैं और 2020 में हमारे पास केवल 35 गीगावाट है, जो हमारी क्षमता का, जो हमारे टारगेट का 1/3 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर एनर्जी की प्रगति में हमारा विलंब चल रहा है, इसमें कोई डाउट एज सच नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये डेटा काफ़ी काम आएगा बहुत प्रकार की एग्जामिनेशन में, राइट। और एक चीज़ और है इसमें, देखो ये आर्टिकल ये भी कहता है कि जो महामारी है, जो ये भारत के लिए एक अवसर प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि देखो चीज़ें ठंडी पड़ी हैं, उद्योग ठंडे पड़े हैं, राइट। ऐसी स्थिति में हम, जब डिमांड कम है तो हमारा पुश सोलर की ओर हो सकता है, राइट। तो हम भी यूरोपीय संघ की तर्ज पे खुद को सोलर पावर के लिए प्रतिबद्ध कर सकते हैं और
जो पॉल्यूटिंग एनर्जी के सोर्स हैं उनको भी हम रोक सकते हैं। हालांकि दिक्कत ये है कि हमारे पास इसको करने के लिए सेल्स बनाने पड़ेंगे, फोटोवोल्टिक सेल्स का हमें उत्पादन करना पड़ेगा, जो हम दरअसल चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, हम उस पर डिपेंडेंट हैं। तो भारत में उत्पादन को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो दी जानी चाहिए। और दूसरा, जो रिसर्च करता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, उसके लिए IPR संरक्षण होना ज़रूरी है, वरना एडवांस्ड कंपनीज भारत में निवेश कतई नहीं करेंगी। निवेश तब होगा जब उनको उनके पैसे का प्रॉपर लाभ मिलेगा। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। हमारे पास जो थर्ड न्यूज़ है, एक आर्टिकल है, दरअसल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है पब्लिक पॉलिसी हेल्थ केयर को लेकर, जिसको मैंने समरी में लिखा है कि ये बात सच है कि भारत के न केवल शहर बल्कि सभी को स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक मुद्दों और आजीविका की भी एक आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राइट, हमने देखा था कि करीब 10-11 करोड़ मजदूर ने अपने घर पलायन वापस किया है। बहुत बड़ा संकट देश ने देखा है इस कोविड महामारी में। तो स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक, आजीविका, इनकम आदि की समस्या हमने देखी है। इसी में कहा गया कि भारत ने करीब स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को शुरू किया, ठीक है ना, और 100 स्मार्ट शहर बनाने के लिए करीब 5151 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, पावर है। उसमें से 4700 परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट दी जा चुकी है, किंतु केवल 1638 प्रोजेक्ट हमारे के पूरे हुए हैं। इसका मतलब 1/3 प्रोजेक्ट हमारे स्मार्ट सिटी के पूरे हुए हैं, जो स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस के ऊपर एक सवालिया निशान लगा देता है। इसी में कहा गया कि लगभग इन्वेस्टमेंट जो है 2,05,000 करोड़ का है। राइट, ये टोटल एक्सपेंडिचर होना है, और इसमें केवल 2600 या 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को ही पूरा किया जा चुका है। मतलब जो निवेश हम करने वाले हैं उसका मोर और लेस 11% ही हमने अभी तक खर्च किया है। तो एक तो प्रोजेक्ट हमारे पूरे नहीं है और हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत कम हैं। एज अ रिजल्ट स्मार्ट सिटीज़ को या शहरों को स्मार्ट में कन्वर्ट करना एक सपना सा लगता है, एक दूर दराज सपना लगता है। इट्स अ पाइप ड्रीम, राइट, ऐसा ही ये एक आर्टिकल में कहा जा रहा है। राइट, अब देखिए कि स्मार्ट सिटी मिशन का, देखो सच बात ये भी है कि स्मार्ट सिटी मिशन का कोई फोकस तकनीक नहीं है। बेसिकली इसका मतलब है लोगों का शहर में जीवन बेहतर करना। बेहतर शहरों का निर्माण अगर होगा तो हम कहेंगे सिटी हैज़ बिकम स्मार्ट सिटी। फॉर एग्जांपल, मानसून आने से पहले वो नाले साफ करे, पानी को जमा होने ना दे, डेंगू के, मलेरिया के मच्छर ना पनपे, ऑटोमेटिक चीज़ें होती रहें, उसे स्मार्ट कहा जाएगा। राइट, वैसा शहर जो अपने नागरिकों की आवश्यकता से 2 कदम आगे रहता है, उसे स्मार्ट कहा जाएगा। राइट, तो बेसिकली ये है कि स्मार्ट सिटी का पर्पस तो था, किंतु स्मार्ट सिटी दिक्कत उसमें ये आ रही है कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पीछे हैं। राइट, और जो लोकल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी थी स्वास्थ्य को देने के लिए, वो अब स्वास्थ्य को छोड़कर बाकी स्मार्टनेस के पीछे लगे हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे लगे हैं जिनसे भी काम चल सकता है, किंतु स्वास्थ्य के बिना काम नहीं चलेगा। तो हुआ ये कि इन प्रकारों के मिशनों ने स्थानीय कार्यक्रमों या नए कार्यक्रमों ने स्थानीय सरकारों को अपनी मुख्य जिम्मेदारी से दूर खदेड़ दिया। तो वो हेल्थ को छोड़कर बेसिकली सुपरफिशियल काम में लग गए हैं। स्मार्ट बनाना है, शहर का नवीनीकरण करना है, शहर का ब्यूटिफिकेशन करना है, किंतु ये तो बाद में भी हो सकता है, पहले हमें हेल्थ आदि पर फोकस करना है। और इसीलिए एक ये ऑप्शन है, एक तरह का एक ये भी अवसर है कि अगर हम फोकस करेंगे तो हम शायद शहर को बेहतर कर पाएंगे। और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर लोकल क्षमताओं का विकास करना ज़रूरी है, उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और इसीलिए इन्होंने एक और सुझाव दिया है जिसकी हम बात करने वाले हैं, थिंक जॉब्स टू। अब देखो इसको यहाँ लिखा मैंने कि शहर में भी बहुत गरीबी है, केवल नरेगा से काम नहीं चलेगा। नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। किंतु जो शहर के लोग बेघर हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए भी काम की जरूरत है। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि ये समय है कि एक राष्ट्रीय शहर रोजगार गारंटी कार्यक्रम को भी शुरू किया जाए
जो शहरी निवासियों को नौकरियों का आश्वासन देगा, और जिससे क्या होगा, स्थानीय निकायों की क्षमता मजबूत होगी, वो भी रोजगार दे पाएंगे, लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में नज़दीकी आएंगी, तो शहरों को बेहतर किया जाएगा, राइट। तो नरेगा की तर्ज पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू करने की मांग ये आर्टिकल में कहा गया है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, राइट। इसी में आगे कहा गया कि जो केरल है, उड़ीसा है, हिमाचल, झारखंड ने ऐसे योजनाओं को अभी कोविड महामारी के समय शुरू किया कि केरल, हिमाचल, झारखंड के कुछ शहरों में भी रोजगार दिए जा रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि बाकी शहरों में भी ऐसे डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट हो। ये पूरा आर्टिकल दरअसल शहरी विकास को लेकर है, तो अर्बन डेवलपमेंट को शुरू करने के लिए वहाँ पर भी रोजगार दिए जाएं, ये आर्टिकल कह रहा है। हमारे पास जो अगली खबर है वो चाइना ईरान से आ रही है, जिसके बारे में मैंने पूरा सारा यहाँ लिखा है। तो दरअसल आप यहाँ देख सकते हैं कि ईरान एंड चाइना हैव क्वाइटली ड्राफ्टेड अ स्वीपिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, राइट। इसका मतलब है कि उन्होंने चुपचाप एक आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी का एक ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया है, जो ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में चीनी निवेश का रास्ता साफ करेगा, और चीन खरबों की मात्रा में वहाँ पर पैसा निवेश कर पाएगा। इनका फोकस क्या होगा? इनका फोकस रहेगा कि इससे आतंकवाद, मादक पदार्थ, मानव तस्करी या अपराध आदि के लिए चाइना ईरान का सपोर्ट करेगा, अनुसंधान देगा, रिसर्च देगा, बंदूकें देगा और निवेश भी करेगा। बदले में ईरान से तेल और गैस भी लेगा, तो चाइना की इकोनॉमी को मजबूत करेगा। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है कि दोनों देश मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग भी करेंगे, जो उनके सैन्य, खासकर चीनी सैन्य प्रेजेंस को यहाँ पे मजबूत करेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये दरअसल चाइना का एक चाल ये भी है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिनसे गुजरता हुआ उसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, उसको संदेश देगा कि अगर अमेरिका आप पे प्रतिबंध लगाता है तो हम आपके साथ हैं। तो चीन इस तरीके के डील से अपनी इमेज को अच्छा करेगा कि देखो मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो भी तब जब ईरान के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध बहुत कठोर हैं, और इस कारण से ईरान को भी चाइना की आवश्यकता थी। अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए ये बहुत अच्छा संकेत या संदेश नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अगर आप देखें, ये भारत का जो मैप है, ये पाकिस्तान है और ये ईरान है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं, ये ईरान का पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, राइट, तो यहाँ पे ईरान का पोर्ट है। तो इस ईरान के पोर्ट पे हमारी पहुंच से हम पाकिस्तान के इस पार्ट पे अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर सकते हैं अरब सागर में, या चाइनीज प्रेजेंस को रोक सकते हैं। बट चाइना अब यहाँ भी पहुंच गया है और यहाँ भी पहुंच गया, तो इस क्षेत्र में भारत की पकड़ कुछ कमजोर होती दिखाई देती है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हालांकि ईरान हमसे एक अच्छा मित्र रहा है, किंतु अमेरिकी सैंक्शन के बाद भारत सरकार ने भी ईरान से अपने सौदे, अपना ट्रेड कम किया है, जो एक चिंता का विषय बन जाता है, राइट। और हमारे पास अंतिम जो खबर है, हमने कल भी बात की थी कि टर्की ने एक पुराने 537 एडी के, इसकी क्रोनोलॉजी ये है कि ये पहले एक रोमन एम्पायर जस्टिनियन फर्स्ट ने 537 एडी में एक चर्च का निर्माण किया था टर्की में, जो दरअसल 1453 एडी में ऑटोमन एम्पायर के शासकों ने उसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। 1935 में टर्की के सेकुलर नेता मुस्तफ़ा केमाल ने इसे फिर से एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया था कि कोई किसी भी समुदाय को टेंशन ना रहे, जिसे 2020 में टर्की में फिर से एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, माइनॉरिटी के अधिकारों को छीनने की बात है। जो इस कल के आर्टिकल में देखा, इसमें भी मोटा मोटी ये बात लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये था हमारा आज का हिंदू का डिस्कशन। जो खास बातें हमें करनी थी हमने इसमें की हैं, राइट, और मैंने सेलेक्टिवली सारी खबरों को इसमें शामिल किया है। आप इतना रेगुलर फॉलो करेंगे तो काफ़ी सारी बातें आपको क्लियर रहेंगी और लॉन्ग टर्म याद रहेंगी। थैंक यू सो मच।